नाउ यानी कि टुडे इज द 35th हो गया ना, 35th। ओके ओके, 35वां पॉइंट आपका है एटमॉस्फेरिक एयर लेयर just near the Earth's surface comparatively क्या होता है, denser and upper layer are successively वहां पे क्या होता है, रेयर होती है, कहने का होगा ये जहां हम अर्थ में खड़े हैं, इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, आपने जोन्स पढ़े हैं या आपने स्पीयर्स पढ़े हुए हैं पर नाम, तो जैसे नीचे जो आपकी होगी वो आपकी नाम सीधा ये डेंसर होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते रहेंगे तो ये रेयरर आपकी होगी, और फिर और ऊपर पहुंचेंगे आपका तो नाम मोर रेयरर होगी। एसेट क्लियर? तो ना इसका मतलब ये आपका इनमें आपका डिफरेंस नजर आ रहा है, ये डेंसर है और रेयरर है, मोर रेयरर आपकी हो गई, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट फ्रॉम तो लाइट फ्रॉम जो आपके नाम स्टार्स होगी, आपका ना स्टार ऑन entering the Earth's अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो आएगी तो ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड्स टू नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ वो आपका क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और जब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी एज एन आउटपुट, यानी कि इसके रिजल्ट से एज अ रिजल्ट भी आप लिख सकते थे द नाउ apparent height of stars seems to be slightly higher than its actual position भी यू कैन, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में एयर लेयर आपका जो अर्थ के नजदीक होती है वो कंपेरेटिवली आपका डेंसर होती है, और एज यू आपका गो अप आपका फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर भी आपका रेयर एंड मोर रेयर एंड आपका ना इट विल बी, सो ड्यू टू just the differences on these zones with the differences of this refractive index, so when the light of the stars will enter inside the earth's surface, earth atmosphere, they will be gradually, those lights will be gradually bends towards to the normal, and as a result now the apparent height of the star seems to be, ऐसा apparent height जो stars की होगा वो slightly आपका ना higher than इसके actual height से ऊपर आपकी दिखाई देगी। अगर ये आपको आपके स्कूल वालों ने बताया हो तो, जब नीचे की तरफ आप आते हैं, ये अर्थ सरफेस पे आपका है, देखो ना, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हमेशा इंक्रीज करेगा, नीचे जब आएंगे कमिंग डाउन, याद रखिएगा, लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका ना देखो आपका अब
कोई प्राणी यहाँ पे खड़ा है और आपका नाम देखो दिस इसके जो स्टार है, ये स्टार यहाँ पे आपका नाम देखो, लेकिन जब ये भाई साहब देखेंगे ये एक्चुअल में ये दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये इसकी एक्चुअल पाथ होगी, रे पाथ जिसको आप कहते हैं रे पाथ, लेकिन ये आपका नाम ये हल्का सा दिस इज कॉल्ड द, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार आपका ये होगा। तो ये यहाँ पे बताने का मेरा मेन मकसद ये था, इसको इस पॉइंट को अपने, बाकी डिस्कस हम बात को जो क्वेश्चन बनेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। नाउ द 36 आपका नाम जो पॉइंट होगा, एज planets are much closer to the earth, so now hence जो एवरेज लाइट आपकी होगी कमिंग फ्रॉम देम इन observer's eye remains same and hence planet do not twinkle. As planet are much closer to the, और जो प्लेनेट है अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोजर है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इससे जो एवरेज लाइट आपकी ना उनसे जो आ रही है हमारी अर्थ पे, तो जब हमारे यहाँ ऑब्जर्वर कोई खड़ा होगा तो ऑब्जर्वर्स आई रिमेन सेम, वो सेम होगी उसकी आपका नाम देखो दिस इज द, और इसलिए आपका नाम प्लेनेट आपका नाम ये आपका झिलमिलाते हुए जगमगाते हुए नहीं दिखाई देता है। Point number 37. On account of atmospheric refraction, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नाम, the sun is visible to us 2 minutes before actual sunrise and about 2 minutes after या later, 2 minutes later या after आप लिख सकते हैं actual sunset। Thus, जो apparent duration of days increase by 4 minutes। तो ऑन अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण आपका नाम देखो दिस इज, सूरज आपको हॉरिजन से 2 मिनट पहले आपका नाम 2 मिनट पहले आपको दिखाई देने लग जाता है, विजिबल होने लग जाते हैं दिखाई, और सूरज डूबने के बाद भी 2 मिनट बाद तक आपको जो है सूरज छिपने के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है। इसलिए जो आपके पूरे दिन में जो अपरेंट ड्यूरेशन ऑफ डे, पूरे दिन का जो आपका नाम पूरा होगा वो आपका नाम जैसे 4 मिनट से आपका वृद्धि हो जाएगी।
इसका मतलब आपका ये, अगर आप देखेंगे ये दिस इज, ये अर्थ है, ये देखो अर्थ के ऊपर यहाँ कई लेयर्स है आपकी, दिस इज, ये हॉरिजन है आपका नॉलेज, दिस इज। अब सूरज ईस्ट है, वेस्ट है, तो हॉरिजन से नीचे है, देखो हॉरिजन से नीचे, थोड़ा और नीचे कर देते तो आपका ना, क्षितिज से नीचे है आपका नाम। लेकिन अगर यहाँ पे आपका नाम देखो कोई ऑब्जर्व हो, यहाँ अर्थ सरफेस पे खड़ा है, उसको ये सूरज आपका नाम देखो, दिस इज डॉटेड लाइन से इसको दिखा देते हैं, यहाँ दिखाई देता है आपका नाम देखो, दिस इज द सन इवन बिलो द हॉरिजन कैन सीन फॉर सम टाइम्स, आपका नाम हुआ है। इस पे जो क्वेश्चन आपका बनता है तो वो आपका यानी कि अभी निकला नहीं है, लेकिन उगने से पहले 2 मिनट पहले आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे जब सनसेट में होगा यहाँ पे आपका नाम तो नीचे आ जाएगा, लेकिन 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देगा। तो ये आपका नाम दिस इज द, ये था आपका नाम। तो ये आपका जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार है आपका नाम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसको भी हम बात को बताएंगे। जी, ये चैप्टर पढ़ा दिया आपके स्कूल वालों ने, तो फिर क्या पढ़ाया उन्होंने? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज spreading of light. Scattering of light is spreading of light in different directions due to interplay of light with teeny या tiny particles like air molecules, dust particles, colloid solutions. It is स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना है, जब बिखरेगी तब फैलेगी, स्कैटर करना, वही आपका स्प्रेडिंग होता है। ये क्यों होता है? इन डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि लाइट जब भी फैलेगी तो वो आपका नाम देखो दिस इज, 10 दिशाओं में फैलेगी। कितनी दिशाएं आपने सुनी है? 4, तो 10 दिशाएं होती है। भैया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका साउथ ईस्ट, और ऊपर और नीचे एक और 10 दिशाएं। पंडित जी को पूछ रहे, पंडित जी कभी आपके लोग यहाँ हवन वगैरह करवाते हैं? कभी पूछा आपने? जरा आज देखिएगा, अमूमन हम कहते हैं कि दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये 4 आपका कायदे से आपका 12। मेरा यहाँ पे मतलब नहीं, मेरा यहाँ पे इसको समझाने का मतलब कि लाइट जो रेज होंगी वो दसों दिशाओं में जाएंगी, सभी जगह जाएंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ लाइट। लाइट के इंटरप्ले के कारण ये आपका सारे
डिफरेंट डायरेक्शंस में आपका ना ये फैल जाती है और फैलना ही आपका बिखरना है आपका ना, जिसमें आपके टीनी पार्टिकल्स आपका एयर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और पोलराइड सॉल्यूशन भी होते हैं। जब हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो धूल धूप धुआं तीनों ही पढ़ना है और आंखों को बचाएं, ये कोई जरूरी नहीं। आंखें आज की तारीख में हर चीज तो पॉल्यूशन हो गया, अभी यहाँ थोड़ा सा अभी कम है, लेकिन अभी आप देखो इस रोड में भी आप गाड़ियां देखो, कोई भी आदमी ने सुसु भी जाना है तो भी गाड़ी में जाता है, उनका यहीं पे चला जाता हूँ, गाड़ी वहां खड़ी कर देगा फिर सुसु करने जाएगा। आप समझो, इसलिए जहां जितने ज्यादा शहर में गाड़ियां बढ़ेंगी, इसका मतलब जितना आपके मकान बढ़े, एफॉरेस्टेशन खत्म हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जब रास्ते में कोई चीज मिलेगी नहीं तो वो क्या होगा, इट विल बी स्प्रेडेड इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में व्हेन यू विल इनहेल द ऑक्सीजन, जिसको इंस्पायर एयर कहते हैं, तो आपके कहाँ जाएगी, इट विल डायरेक्टली गो टू योर लंग्स, और फिर हम कहते हैं बीमारियां हो गई। तो बीमारियों को बुलाने वाले कौन है, हम ही लोग तो हैं। घर में हमारे पेड़ नहीं, सरकार थोड़ा लगाएगी पेड़, मैं बार बार कह रहा हूं, एफॉरेस्टेशन पे हर किसी का हक है। हाँ, सरकार का हक वहां है, आपने एनएच बना रहे, नेशनल हाईवे आप बना रहे, आपने कहा यहां से हल्द्वानी से लेकर के देहरादून तक आपका एनएच जिसके 300 किलोमीटर, कायदे से सरकार को आप कह रहे हैं कि इसको वाइड करो, अभी बल्कि यहां तो इधर नहीं, यहां तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहां मेरा गांव है वहां 4 लेन कर दी। वो जो आप क्या कह रहे हैं आजकल क्या बन रहा है, वो रोड स्वर्णिम चतुर्भुज, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो था, और उसमें आपका 4 लेन बना रहे, वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, मतलब हर वेदर में वो फर्स्ट क्लास होगी, उनकी ऐसी की तैसी अभी तक देख रहा हूं मैं। बल्कि मेरा एक वीडियो अगर आप देखेंगे, अभी 2-3 महीने पहले मैं गांव गया था, तो मेरी जमीन पहाड़ में जो उसको लेकर के कटाई कर रहे थे, बल्कि मैं डांट रहा था कि कहाँ है तुम्हारा, मैं उनके अधिकारी के पास गया, अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिले नहीं तो मैंने उनकी तबीयत खुश कर देनी थी ससुरों को। 12 ऑल वेदर रोड बना रहे आप, ऑल वेदर रोड। इन गधे, इन मूर्खों को, पर्यावरण मंत्रालय को ये पूछिए कि आपने कितने पेड़ लगाए हैं रास्ते में। आप यहाँ देहरादून, आप टैक्स ले रहे हैं, अभी देहरादून जाने के लिए क्या पहले 6 घंटा लगता था, अभी क्या आप जैसे बाजपुर जाओगे, बाजपुर से आप फ्लाईओवर में चले जाओ, आपको 2 या 3 टोल टैक्स देने हैं और आप 3.5-4 घंटे में आप क्या देहरादून पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है यार, हम पैसा भी तो दे रहे हैं, हम जब गाड़ी खरीद के लाते पहले दूसरे गाड़ी का पैसा दे, फिर तुम्हारे आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का पैसा दे, और आजकल एक निकम्मा पन्ना और कर दिया है कि वो बीच में क्या कर रहे थे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपका जो आप पोस्ट ऑफिस में आप 5,000 की एफडी करोगे। भाई तुम्हारे पास कोई काम नहीं रह गया ससुरो, ये कर रहे थे बीच में अभी आरटीओ ऑफिस वाले। 12 अब आप लगाइए कायदे से हल्द्वानी से आप ये देखिए, अब मैं 1 किलोमीटर की अगर बात करूं, यार पढ़ाई करनी तो पढ़ाई के साथ पर्यावरण का भी तो हम ही ने तो ख्याल रखना है, कोई हमारे दादाजी तो ऊपर से आकर के रखेंगे नहीं ख्याल इसका। अब आगे 1 किलोमीटर, अगर एक पेड़ लगाने पे ये 20 फीट की जगह घेरता है, तो पहले तो 1 किलोमीटर का मतलब आपका कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, ठीक हो गया। और आपका ना 1 मीटर में आपका क्या होता है, 3 फीट एंड आपका ना 10 सेंटीमीटर होते हैं आपका ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर में आपका इतना हो गया, तो इसको आप अगर मैं इसको इस 100 मीटर को आपका फीट में चेंज करूंगा तो कैसे चेंज करूंगा मैं, 3 फीट 10 इंच को मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करेंगे, 1000 से कर दिया, तो लगभग कितना आता है अप्रोक्सीमेट बताइए। हमने कोई यहाँ गणित फूटा लेकर के और स्केल लेके, वो साला उसका डिपार्टमेंट का पीडब्ल्यूडी का काम है और पर्यावरण मंत्रालय का काम है। हम तो उनको सजेशन दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गधों जब काम करो सड़क में बैठकर तो जरा पर्यावरण के बारे में भी सोच लो। तो कितने हुए, लगभग 3000 तो फिट ये हो गया, 3000 फिट, और 10 सेंटीमीटर की मदद से अगर आप करते हैं
तो 10 सेंटीमीटर का मतलब लगभग सपोज 3030 फीट हो गया। 3030 को 20 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो देखो आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आपका हो गया, और 2 छक्के 12, यानी कि 1 किलोमीटर में 157 पेड़ आएंगे, 57 ट्रीज आएंगे। ठीक हो गया? इसका मतलब 300 किलोमीटर में कितने आए? मल्टीप्लाई दिस 157 with 300। 4710। अब आप लगाइए, यहां से देहरादून जब हम जाएंगे और जो पेड़ आपका 20 फीट की जगह घेर रहा है, इनमें आप आम के पेड़ लगा सकते हैं, इसमें आप अमरूद के पेड़ लगाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या है? सोने की तनख्वाह नहीं देनी है ना आपको। किस बात की तनख्वाह दे रहे हैं आप? नहीं तो निकालो, बाहर करो प्राइवेट सेक्टर। मोदी जी क्या, बुरा मत मानिए, मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? कह रहे सरकारी इन महकमों को आपका प्राइवेट में कन्वर्ट करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कायदे से देखो। इसका मतलब अब आप 47,100 पेड़ आपके यहां से देहरादून लगे, कितना पर्यावरण कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ आप 4,700 आपका नाम 4,47,000 कह रहा, और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए आपका। तो 3,003, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 3 4 जा 12। 1,41,300 पेड़ यहां से देहरादून लगेंगे। जब NH पे आपका देखो, ये 2 लेन इधर, 2 लेन उधर, आपका यहां बीच में आपका पेड़ लगे, ये 47,100 यहाँ लगे, और उसके बाद इधर 2 लाइन के बाद यहां भी 47,100। आप रोड बना करके पूरी प्रकृति की आपने ऐसी की तैसी कर दी है। और यही नहीं, बुरा मत मानिएगा आप कहना, आज तक जो किया आज से होना चाहिए। इसमें आप कोई भी, चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, हवा तो आपको भी चाहिए ना, या मुझे चाहिए, या पूरे मोहल्ले में आपने आपके घर में पेड़ लगे, उन्हीं से पूरे मोहल्ले को एयर सप्लाई हो जाएगी। इसलिए हर घर में 2 बड़े पेड़ लगने जरूरी है। इतना कर लीजिए, हर घर में 2 पेड़। अगर जिसके घर में 2 पेड़ नहीं है उसका चालान काटो, अगली बार जब हम आएंगे इसमें 2 पेड़, तो अपनी बिल्डिंग का 1 कमरा ढहा, लेकिन यहाँ पे पेड़ लगा। जिनके पेड़ नहीं है और नहीं मानते, आज आपने 1,000 रुपया काटा, 1 महीने बाद जब आ रहे सीधा आप गुणा 5 कर दीजिए ना, 5,000। एक्सीडेंट अभी लोग कम हो गए थे, उसका रीजन भी क्यों? आपका चालान कट रहा था, आप हेलमेट नहीं पहन रहे थे। जब आप हेलमेट नहीं पहन रहे थे, पुलिस वाले का सर थोड़ा फूटेगा, गाड़ी तो आप ही चला रहे हो ना, तो सर तो आप ही का फटेगा। गाली हम पुलिस वाले को देते, उन बेचारों ने क्या किया? तो ये जब हमें जनरल अवेयरनेस हमें भी हो जाएगी, डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी, और मैं तो बार बार कह रहा हूं, हर स्कूल में आपको रिजल्ट आपका तभी मिलना चाहिए जब फॉरेस्ट की लैंड में आपने 2 पेड़ लगाए। ये भी तो हमारा ही काम है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हम टेनी पार्टिकल्स ऑफ एयर कह रहे थे, धूल के कण, दाग अच्छे हैं, दाग भी कभी अच्छे हुए, लेकिन निकल गए तो जल्दी जल्दी निकल गए। जिस डिटर्जेंट से निकल गए तो दाग अच्छे हैं कह दिया आपने। अब कोई मुझे 50 गाली दे देगा तो मैं कहूँगा दाग अच्छे हैं, तो मुझे तो 51 देनी पड़ेगी ना सगुन में। तो ये जिस दिन हमें ये चीज़ें सारी समझ आ जाएगी, हमारा एनवायरमेंट वैसे ही है। क्योंकि आपको याद होगा, आप नहीं थे, आपको कल हमने क्या कहा था कि आई इज एन रिमार्केबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन रिमार्केबल ऑर्गन कल लिखा हुआ है साहब आपका। इसलिए हमें ये सोचना है, आपको बार बार मेरा ही ठेका नहीं लिया कि मैं ही सरकार को लिखूं कि नहीं स्कूल वालों से पेड़ लगवाओ, कॉलेज वालों से पेड़ लगवाओ। और ये तो स्कूल वालों को देखो, आज आप देखो हर महीने देखो
आज उस स्कूल को ए सर्टिफिकेट मिला, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा पेट भर दिया, तुम्हारे जेब में पैसा डाल दिया, तुमने उस स्कूल को ए सर्टिफिकेट, मुझसे बोलो ना, मैं दूंगा ए सर्टिफिकेट, कैसे देता हूं? कल मैं शाम को यहां से गया, कल नहीं परसों शाम की बात है, मैं एक जनरल है, तो मैं किसी शॉप में बैठा था, वो कहने का साहब डीएवी स्कूल वाले ने तो अब लिख करके दे दिया है कि डीएवी स्कूल का कोई भी टीचर, उन्होंने मैंडेटरी रूल बना दिया है कि ना, क्या नाम कहते हैं, वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। मैंने कहा किसने बोला? बोले भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, आ ना आ मेरे बगल में देख ले, एजू बोर्ड लगा एजुकेशन, ये कहाँ पढ़ा रहा है? डीएवी में पढ़ा रहा है, इसकी बीबी सिंधिया में पढ़ा रही। ये मैंने उसको बोला है, अंदर के रूल एंड रेगुलेशंस अलग और बाहर के अलग कैसे हो सकते हैं? तो ये जो प्राइवेट में आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन है, ये गवर्नमेंट वाले के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन सेम होना चाहिए, सेम फॉलो करें, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एनी हाउ, ये तो हमारा एक वैसे भी पर्यावरण के लिए भी साथ में डिस्कशन था। टिंडा खाया कभी आपने? टिंडा खाया? कैसा होता टिंडा? ठीक ही होता मैंने, अरे लंबा होता, गोल होता, बॉटल गार्ड की तरह होता है, या आकार पंकिन की तरह होता है, या गोल ब्रिंजिन की तरह होता है, किसकी तरह होता है? टिंडा। तो टिंडा अगर आपने खाया होगा तो टिंडे से टिंडल इफेक्ट बनता है, टिंडे का इफेक्ट यही हुआ। आज से सारे बच्चे टिंडे खाएंगे, उससे टिंडल इफेक्ट पता लगेगा। ओके, एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट क्या है? तो टिंडल इफेक्ट्स प्रूव्स experimentally the phenomena of scattering of light, लाइट के बिखराव के फिनोमिना को आपका टिंडल इफेक्ट ही कहा जाता है कायदे से। यही है, पढ़ा आपने टिंडल इफेक्ट कि नहीं पढ़ा? इस चैप्टर में क्या है फिर टिंडल इफेक्ट क्या है? जोर से बोलिए, आगे से ये बुरका तो हटाओ। अति उत्तम, चलिए बात को एक्सप्लेन तो मैं कर लूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज आपका नाम देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू स्काई? What is the color of blue sky? ब्लू ही होगा यार। प्रश्न यहाँ है कि उत्तर क्या है? वो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद दिखता है ना ब्लू। अभी तो मैंने क्या बोला? अभी मैंने क्या बोला? आपने समझा नहीं? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू स्काई मैंने बोला, सिंपल बोला मैंने। प्रश्न यहाँ है कि उत्तर क्या है? अरे प्रश्न यहां है कि उत्तर क्या है? दिशा है, डायरेक्शन है। मेरे ग्रैंडफादर व्हेन आई वाज आपका ना 3 और 4 इयर्स ओल्ड, ऐसे अंग्रेजी में मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में पूछते थे, इसके बारे में कहते थे बचपन में बरेली की स्पेलिंग लिखो, मेरठ की। आप तो इंग्लिश मीडियम में ना, हिंदी मीडियम के बच्चों को आपका ना 6th में का बच्चा जो है वहाँ इंग्लिश पढ़ने जा रहा है, उसमें भी आपको पता है कि हिंदी मीडियम के जो मास्टर वहाँ पहाड़ों में रहते हैं, वो अपने आप को जो अंग्रेज के बच्चे से भी ज़्यादा समझते हैं। उनका हम ही को अंग्रेजी आती है बस, बाकी तो ये सब गाँव के बच्चे हैं, इनके ये तो बेवकूफ़ है। अब हम जैसे, अगर हमारे जैसे ग्रैंडफादर, जब मेरे ग्रैंडफादर चेयरमैन थे और इंटर कॉलेज में जाते थे, तो वहाँ सबकी हवा साइट बिल्कुल टाइट रहती थी। डॉक्टर रवीश चंद्र मिश्रा, हु वॉज द DDR ऑफ नैनीताल, लास्ट में बनकर के रिटायर हो गए, अब वो मर गए हैं। बहुत ईमानदार थे, मेरे ग्रैंडफादर ने उनको लगाया था जब प्राइवेट स्कूल हुआ कर रहा था पहले, अंग्रेजों ने जब मेरे यहाँ खोला, तो उसके बाद वो बात को DDR भी बने हो। तो मैं उस ज़माने में, मेरे ग्रैंडफादर तब आते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। जो मेरे गांव का डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज खुला है,
वो मेरे ही ग्रैंडफादर की बदौलत खुला है, और आज उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके भांजे। वो बीएड थे और उसके बाद वो पीटीआई थे, अब वो रिटायर हो गए। श्री महिपाल सिंह बिस्ट हैं, वो आज वो मेरे को भेजते रहते, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने, तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। तो बाबा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको सिर्फ पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लू स्काई, ये मैंने पूछा। तो यहाँ पे ब्लैक की नहीं, यहाँ पे उसका कलर क्या है, नीले रंग के आसमान का कलर कौन सा है, ये कहने का मतलब है। तो ये आपका नाम देखो दिस द, तो ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, अगर आसमान बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, बिना किसी चादर के, बिना किसी क्लाउड के, इज ड्यू टू स्कैटरिंग नाउ देखो ऑफ सनलाइट ड्यू टू air molecules and other fire particles in the atmosphere। सर वो फाइनल पार्टिकल्स होंगे, जे वो फाइनल पार्टिकल्स होंगे। कौन सा क्या कह रहे हैं? आपने वो लिखा है ना अदर फायर हाँ पार्टिकल्स। हाँ, ये फाइन, बिल्कुल सही बोला आपने, सही बकरी हैं। वेरी फाइन पार्टिकल्स, आपका फाइन पार्टिकल्स बिल्कुल सही बोलिए आपने। तो पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एन अर्थ। तो देखो, तो जो ब्लू कलर आपका ना जब क्लियर स्काई में आपको दिखता है, इट इज ड्यू टू स्कैरिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट के बिखराव के कारण, और ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स के और अदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं आपका एटमॉस्फेयर में अर्थ के, उनके कारण आपका ये ब्लू कलर आपको दिखाई देता है। इसके बाद अब आपने दीदी ने आपने कहा तो वेरी फाइन पार्टिकल की बात हुई। तो वेरी फाइन पार्टिकल्स scatters mainly blue light, but particles of larger size may scatter light of longer wavelength to। तो जो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं वो जो स्कैटर बिखरते हैं मेनली ब्लू लाइट्स के, लेकिन बट पार्टिकल्स ऑफ लार्जर जो साइज पार्टिकल्स के होते हैं, ये आपका मे स्कैटर, ये भी लाइट आपका बिखरते हैं उसके साथ लॉन्गर वेवलेंथ के साथ आपका नाम है। दिस इज द, इसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर आपका वास्तव में एटमॉस्फेयर अगर नहीं है आपका नाम, तो उसके एब्सेंस में आपका नो स्कैटरिंग, कोई भी आपका नाम इट्स पॉसिबल, क्योंकि लाइट को बिखरने के लिए, स्प्रेड होने के लिए आपका ना एटमॉस्फेयर का होना जरूरी है, याद रखिएगा। एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पॉसिबल नहीं होगी। सो फ्रॉम सरफेस ऑफ मून एंड फ्रॉम प्लेन में समझते हैं, प्लेन्स, अरे एरोप्लेन्स flying at very high altitudes in sky appears dark। एटमॉस्फेयर के नहीं होने के कारण लाइट की जो पॉसिबिलिटी होगी स्कैटरिंग की, वो पॉसिबल नहीं होंगी। इसलिए मून के सरफेस में और जो प्लेन के, जब आपका फ्लाई कर रहा है वेरी हाई एल्टीट्यूड में, स्काई आपका क्या हो जाता है, कैसा महसूस होता है, डार्क, यानी कि ब्लैक कलर ही हो या डार्क ब्लू हो सकता है।
Now red is color of sun at sunrise and sunset. सूरज जब उगता है और सूरज जब डूबता है उस समय जो सूर्य का जो कलर होता है रेडिश कलर होता है ना, इसका मतलब जो ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी आर ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरिंग इफेक्ट, और स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण ही आपका उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज और पानी, आपने देखा, आपने कहा कि नीचे समुद्र का पानी कैसा दिखाई देता आपको? ब्लू कलर, वो जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये अपना ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ये अपना ये स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण ही आपको ये दिखाई देता है। बड़े बड़े टावर में आपकी गाड़ियों की बैक लाइट, चौराहे की रेड लाइट, टावर्स के ऊपर जो रेड लाइट आपकी लगी होती है तो उनको डेंजर सिग्नल लाइट्स आपका नाम आर ऑफ, ये आपका रेड कलर की होती है बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट इज लीस्ट। याद होगा इसकी डिविएशन क्या होती है? कम होती है, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होती है आपका नाम, ठीक है ना? चलो, हेंस these danger signals, जो ये आपके नाम खतरनाक जो सिग्नल्स होते हैं, कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस। इसलिए लाल रंग का जो आपका या डेंजर सिग्नल्स होते हैं, रेड कलर की जो लाइट होती है वो आपको बहुत दूर से इसीलिए आपका दिखाई देते हैं ना, स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग रेड लाइट आपका लीस्ट होती है, जबकि वॉयलेट की आपकी क्या होती है? मैक्सिमम आपका डिविएशंस होती है, याद रखिएगा। तो ये आपके चैप्टर एट ए ग्लांस में आपका लगभग हमने 44 पॉइंट्स आपके लिखे। एक्चुअल में पढ़ाने का तरीका कायदे से आपका यही होना चाहिए, और इसके बाद अब आपके हर पॉइंट्स पे आपके एक्सप्लेनेशंस होने चाहिए। 12 कल के बारे में मैं आपको बता दूं, हो सकता है अभी मेरा एक मित्र 300 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं यहाँ से, उनको उनके मामा जी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे ब्लड मिल रहा है लेकिन हॉस्पिटल वालों की नक्शेबाजी आपको पता ही है, देते हैं तो कहते हैं अरेंज करो। तो हो सकता है कि आज रात या कल सुबह मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ अपने साथ 3-4 लोगों को लेकर के 300 किलोमीटर दूर, कि जिससे उनको ब्लड मिल जाए और उनको जितना भी हो 1-2 को और आपका हेल्प हो जाए। और हम वहाँ जा रहे हैं तो मेरे जो उधर के मित्र भी होंगे 2-4 में उनको भी बुला करके थोड़ा सा हॉस्पिटल में वो करवा दूंगा। तो हो सकता है कि मैं जाने से पहले आपको सुबह मैसेज छोड़ जाऊंगा कि आपको कल आना है या नहीं आना है, नहीं गया तो आपको आना है, और अगर मैसेज चला गया तो फिर आपने नहीं आना। फिर हम स्ट्रेटजी रखेंगे संडे की सुबह, ठीक हो गया? तो इतने ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को आज घर जा कर के आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, मैं शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। इसी में आपका नाम 2 मार्क्स के, जैसे अभी अभी आपने इसमें एक शब्द आया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आगे इससे पहले एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका क्या मतलब है? इसका मतलब हाउ कैन यू शो इट? एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड हाउ कैन यू शो इट? आप इसको कैसा दिखा सकते हैं?
एपरेंट पोजीशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशंस होती है एज सीन थ्रो, जब आप देखते हैं उसको, तो जो एटमॉस्फेयर होता है आपका ना, दैट एटमॉस्फेयर आपका दैट फ्लक्चुएट्स, वो आपका क्या होता है, फ्लक्चुएट्स होता है. तो दिस वेवरिंग ऑफ इज एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन. तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन का एक है जो वेवरिंग होती है आपका, या वेवरिंग आपका जिसको आप कहते हैं, ये आपका एक आपका इफेक्ट होता है. तो जो आप टू शो एपरेंट जो आप रैंडम वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, सी देम थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ आपका हॉट एयर राइजिंग अबव ए फायर. आपने देखा होगा, या कभी आपने क्या होगा, आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है, आपने पानी डाला उसमें, ऊपर उठता था, आपके रेडिएटर से जो आपका धुआं उठता है. तो ये जो हॉटर एयर होती है आपका ना, देखो, इज लेस डेंस देन द कूलर एयर अबव इट आपका ना. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉटर एयर इज लेस देन द कोल्ड एयर आपका ना. एज द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर go on changing, the apparent position of air seen through hot vapors आपका ये होती है, जिसको कहते हैं आपका एटमॉस्फेरिक. हैव ए नाइस इवनिंग, स्टॉल, गॉड ब्लेस यू.